हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इफको एजीटी मेंस मॉक प्रैक्टिस सेट 11 में। 10 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना देरी के। विच सॉइल डायग्नोस्टिक होराइजन इज इंडिकेटिव ऑफ एडवांस विदरिंग एंड क्ले एक्यूमुलेशन, यानी कि सॉइल का कौन सा होराइजन है जो इंडिकेट करता है एडवांस विदरिंग को, इसके साथ में ही क्ले का एक्यूमुलेशन। तो पहला ऑप्शन है ओक्रिक या फिर एग्रेलिक या कैम्बिक या फिर मोलिक। तो इन सभी का एक बार ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। ओक्रिक होता है वो थिन होता है, लाइट कलर का होता है, एकदम सरफेस होराइजन होता है, जहाँ पर क्या होता है लो ऑर्गेनिक मैटर आपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका मोलिक होता है। मोलिक में क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, इसमें क्ले पार्टिकल्स इतने नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर हाई ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा। कैम्बिक में क्या होगा मिनिमल वेदरिंग देखने को मिलेगी, कोई भी एडवांस वेदरिंग नहीं मिलेगी, यानी कि मिनिमम वेदरिंग देखने को मिलेगी। अब आपका ऑप्शन बचा एक एग्रिलिक। एग्रिलिक में क्या होता है, एग्रिलिक में जो कैरेक्टराइज इसी बेसिस पे किया जाता है कि इसके अंदर हाई क्ले एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि क्ले का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और इसके साथ में ही एडवांस वेदरिंग की कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कि ये इंडिकेट करता है एडवांस पेडोजेनेसिस को। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग बायोचार इन सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट के अंदर बायोचार का यूज़ करने का प्राइमरी रीज़न क्या है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। इंक्रीज करना सॉइल की एसिडिटी को, या फिर एनहांस करना कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन को और फर्टिलिटी को, या फिर रिड्यूस करना ऑर्गेनिक मैटर को, या फिर प्रमोट करता है सॉइल का कॉम्पेक्शन। तो जो बायोचार होता है वो बेसिकली होता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है और ये एक तरह का सॉइल अमेंडमेंट है, यानी कि सॉइल का सुधारक है, सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा जब हम इसको सॉइल के अंदर अप्लाई करेंगे तो कार्बन का सिक्वेंस्ट्रेशन बढ़ेगा, इसके साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और कार्बन का सिक्वेंस्ट्रेशन होने की वजह से एनवायरनमेंट में जो CO2 अवेलेबल है उसका सिक्वेंस्ट्रेशन होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी मिलेगा कि एनवायरनमेंट में सुधार आएगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो और इसके साथ में ही सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव होने से क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सेट हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि एनहांस करता है कार्बन का सिक्वेंस्ट्रेशन और फर्टिलिटी इंक्रीज करता है बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। याद रखना ये बायोचार जो क्या है, सॉइल का अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल कैरेक्टरिस्टिक इज मोर अफेक्टेड बाय सॉइल कॉम्पेक्शन। अगर सॉइल का कॉम्पेक्शन हो जाएगा तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर या फिर पोरोसिटी या सॉइल का pH या फिर सॉइल कलर। कॉम्पेक्शन होने से क्या होता है पहले ये देखते हैं। मान लीजिए सॉइल की कंडीशन एक तरह से ये है जहाँ पर ज़्यादा पोर स्पेस है, यानी कि ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये आपके, और ये जो बीच में आपको स्पेस देखने को मिल रहा है ये क्या है, इनमें ये पोर स्पेस है। ये जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये मान के चलते हैं इसमें पोर स्पेस है। यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं एक दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, आपके जो सॉइल पार्टिकल हैं वो पास पास हैं, सॉइल पार्टिकल पास पास हैं, तो इसमें क्या होगा पोर स्पेस आपको कम देखने को मिलेगा। और जब पोर स्पेस कम देखने को मिलेगा तो इसमें क्या होगा बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि पर मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम सॉइल पार्टिकल का बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया सॉइल की पोरोसिटी कम हो गई। तो कॉम्पेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, सॉइल की पोरोसिटी पर। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हाई फॉस्फोरस फिक्सेशन इन एल्कलाइन सॉइल। कल हमने ये क्वेश्चन देखा था कि एसिडिक सॉइल के अंदर फॉस्फोरस का फिक्सेशन किस वजह से होता है। तो एसिडिक कंडीशन में हमने देखा था कि एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं जिनको सेस्की ऑक्साइड्स कहा जाता है। इनकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो जाता है। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि एल्कलाइन सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस है उसका फिक्सेशन क्यों होता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। बाइंडिंग विद कैल्शियम कंपाउंड्स, या फिर लीचिंग इनटू ग्राउंड वाटर, या फिर माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन और हाई सोल्युबिलिटी। अगर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिक्सेशन कम होगा, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन भी आपका सही आंसर नहीं होगा, हाई पीएच की बात कर रहा है। और लीचिंग इनटू ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर लीचिंग क्यों होगा, जब फिक्सेशन करवा रहा है तो लीचिंग कम होगा, लीचिंग तो होगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। बचा एक ऑप्शन, यानी कि बाइंडिंग विद कैल्शियम कंपाउंड, ये आपका सही आंसर है। हाई पीएच पर क्या होता है, कैल्शियम, जैसे कि सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होने से क्या होगा, सॉइल का पीएच हाई होगा, एल्कलाइन कंडीशंस बनेंगी वहाँ पर, और कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस का बॉन्ड होने से क्या होगा, फिक्सेशन हो जाएगा और अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब भी सॉइल के अंदर फिक्सेशन ज़्यादा होगा तो किसी भी न्यूट्रिएंट की क्या होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर फिक्सेशन बढ़ेगा तो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे देख लीजिए, विच सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन ऑन स्लोप्स। यानी कि स्लोपी लैंड वाला एरिया है उसके अंदर कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो की जानी चाहिए जिससे कि सॉइल का इरोजन आपका कम से कम हो सके। क्या कंटिन्यूस टिलेज करना चाहिए, कंटूर फ्लोइंग करना चाहिए, या फिर एक्सेसिव इरिगेशन करना चाहिए, या फिर मोनोक्रॉपिंग करना चाहिए। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कंटिन्यूस टिलेज करेंगे तो क्या होगा, टिलेज करने से वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, थोड़ा खुल जाएगी, उससे क्या है, इरोजन ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कंटिन्यूस टिलेज इंक्रीज करेगा सॉइल इरोजन को बाय एक्सपोजिंग सॉइल, सॉइल एक्सपोज होगी उससे क्या होगा, इरोजन आप जो सॉइल का इरोजन है वो आपका बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका कंटूर प्लाइंग। कंटूर प्लाइंग होता क्या है, कंटूर प्लाइंग फॉलो करता है स्लोप कंटूर्स के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए। यानी कि ये जो रन ऑफ होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्लोप दी हुई है, मतलब ये कि ये स्लोपी एरिया है तो इसके अंदर स्लोप के अक्रॉस प्लोइंग किया जाएगा। यानी कि आपका स्लोप इधर है, ऐसे है, तो क्रॉस प्लोइंग किया जाएगा। यहाँ पे क्रॉस प्लोइंग का मतलब हो गया इस तरह से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तरह से बंडिंग का काम करेगा और जो मतलब वाटर का रन ऑफ होगा उसकी रन ऑफ को रिड्यूस करेगा, यानी कि वाटर की वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सॉइल का इरोजन रिड्यूस होगा, कम होगा। अगला है एक्सेसिव इरिगेशन। एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे तो पानी ज़्यादा आएगा, तो फील्ड के अंदर पानी ज़्यादा होने से रन ऑफ होने लगेगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा तो सॉइल का इरोजन ज़्यादा होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोनोक्रॉपिंग से क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग से सॉइल के अंदर जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं वो कम मिलेंगे उसको और सॉइल इरोजन इसका बढ़ता चला जाएगा। मोनोक्रॉपिंग से एक इफेक्ट और पड़ेगा, सॉइल की स्ट्रक्चर डैमेज होती है। जब सॉइल की स्ट्रक्चर अच्छी नहीं रहेगी तो सॉइल का इरोजन भी ज़्यादा होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंटूर प्लॉइंग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स इन सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ के अंदर सॉइल एग्रीगेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये पूछा गया है। इंक्रीज करते हैं सॉइल की सैलिनिटी को, या फिर इम्प्रूव करते हैं एरिएशन और वाटर इनफिल्ट्रेशन को, प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट लीचिंग को, और या फिर रिड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। सॉइल एग्रीगेट्स की बात हो रही है सॉइल हेल्थ के रिस्पेक्ट में, तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला था सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज करना,
तो जो सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं वो सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा है सॉइल एग्रीगेट्स इम्प्रूव करेंगे एरिएशन और वाटर इनफिल्ट्रेशन को। तो सॉइल एग्रीगेट क्या होते हैं, पोर स्पेस को क्रिएट करते हैं। सॉइल एग्रीगेट क्या होते हैं, क्या करते हैं, पोर स्पेस को क्रिएट करते हैं। पोर स्पेस, जब पोर स्पेस क्रिएट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पोर होंगे तो एरिएशन क्या होगा, उसमें बढ़ेगा, एरिएशन बढ़ेगा या फिर इंक्रीज होगा। एरिएशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर आसानी से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट हो पाएगा, वाटर मूवमेंट अच्छा हो पाएगा, मूव अच्छे से कर पाएगा। और इसके साथ ही पोर स्पेस ज़्यादा है, एरिएशन ज़्यादा है, तो जो क्रॉप्स होती हैं उनकी जो रूट हैं वो आसानी से सॉइल के अंदर पेनेट्रेट कर पाएंगी, एस्टेब्लिश हो पाएंगी और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब करके ऊपर पहुंचा पाएंगी। तो ये सॉइल एग्रीगेट का एक प्लांट रिस्पेक्ट में हेल्थ का एक बेनिफिट है। तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। न्यूट्रिएंट की लीचिंग को प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, ना कि लीचिंग को बढ़ाता है। तो ये आपका आंसर गलत है। और ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस नहीं करेगा। पोरोसिटी बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसके साथ ही न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट इन हाई पीएच कैलकेरियस सॉइल। यानी कि जो कैलकेरियस सॉइल होती हैं जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है सबसे ज़्यादा डेफिशिट होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है, आयरन या कॉपर या फिर मैग्नीज और जिंक। तो इसको ऐसे सोल्व करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हाई पीएच पर थोड़ा अवेलेबल रहता है और लो पीएच, मतलब कि हाई पीएच पर अवेलेबल रहता है और कौन सा अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे आपका पीएच स्केल है 0 से 14, ये आपका न्यूट्रल पीएच है। तो ये बात कर रहा है हाई पीएच, मान लीजिए आपकी pH 9 की बातें चल रही हैं। कैलकेरियस सॉइल है, मतलब यहाँ पर CaCO3 पाया जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स पाए जाएंगे। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वी कैन अंडरस्टैंड इन दीज थिंग्स लाइक दैट इन हाई pH कैलकेरियस सॉइल आयरन फॉर्म्स इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। जो आयरन होता है वो क्या करता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स को बना लेता है, जिससे क्या होगा, इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। आयरन यहाँ पर सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ग्रीन मैन्योर इन सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए ग्रीन मैन्योरिंग का क्या प्राइमरी रोल होता है, सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज करना, या फिर ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना, या रिड्यूस करना सॉइल का एरिएशन, और प्रमोट करना न्यूट्रिएंट का लीचिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपके क्या है, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपका पॉजिटिव बातें कर रहा है। सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई फायदा नहीं होगा इससे। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, यानी कि जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आपकी क्रॉप है, जब ये मतलब ज़्यादातर जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनको ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी पाई जाती है। इनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल बनते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो जब ये क्रॉप आपकी पोड मतलब फ्लावरिंग स्टेज से पोड फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचती है, उस टाइम क्या करते हैं, ये पूरी क्रॉप को यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब है कि इसके ऊपर हैरो चला दिया या कुछ और जो कल्टीवेटिंग का इम्प्लीमेंट चला दिया और इसको सोइल के अंदर दबा देते हैं वहीं पर। इससे क्या होता है, ग्रेन मैन्योरिंग कहते हैं इसको। ये अंदर दब जाएगा तो इससे क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। इसका डीकम्पोजिशन होने से क्या फ़ायदा होगा, डीकम्पोज होगा। ये डीकम्पोज होने से क्या होगा, सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इसके साथ ही सोइल का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, सोइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा और पोरोसिटी इंक्रीज होगी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनडायरेक्टली इंक्रीज होगी।
तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, इसके साथ ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को मेजर करने के लिए मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर कौन सा है? सॉइल का कलर, या फिर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC, या फिर सॉइल का टेम्परेचर, या फिर सॉइल का डेप्थ। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका मोस्ट क्रिटिकल डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। किसी भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हाई होगी या लो होगी, इट इज़ ओनली डिटरमाइंड बाय द CEC, इट मीन्स कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जिस सॉइल के अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जो क्ले कंपाउंड होते हैं या क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनकी CEC ज़्यादा होती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल जो होती है इसके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। और सिर्फ यही एक सॉइल है जिसके अंदर अपन सिंगल डोज के अंदर पूरा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर CEC कम होता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं? CEC जैसे कम है सैंडी सॉइल का, क्योंकि उसके अंदर क्ले पार्टिकल कम पाए जाते हैं। क्ले पार्टिकल कम होने की वजह से न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो एक साथ अगर पूरा फर्टिलाइज़र डाल दिया तो क्या होगा, लीच आउट होके नीचे चला जाएगा, यानी कि लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग हो जाने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम स्प्लिट डोज का एप्लीकेशन करते हैं। स्प्लिट डोज का क्या मतलब है? स्प्लिट डोज का मतलब है जैसे 100 kg हमें कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, उसको टुकड़ों में डिवाइड करके डालना। जैसे मान लीजिए 40 kg आपने डाल दिया, फिर 30 kg डाल दिया, तो लास्ट में कितना बचा, 30 kg, यानी कि 3 डिवाइड कर दिया कि 3 बार में आपको डोज अप्लाई करना है। जब तक 40 kg का यूटिलाइजेशन होगा तब तक, उसके बाद हम 30 kg डाल देंगे। एक साथ पूरा डाल देंगे तो क्या होगा, ये बाकी का नुकसान हो जाएगा, ये क्या होगा, लीचिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सॉइल के कलर से सॉइल की फर्टिलिटी का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। बाय द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वी कांट डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एंड सॉइल डेप्थ इज ऑल्सो नॉट ए क्रिटिकल फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो हियर आंसर विल बी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बेसिकली एबिलिटी होता है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल एल्कलिनिटी इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन के अंदर सॉइल एल्कलिनिटी का मेजर कारण क्या होता है? हाई रेनफॉल होता है। भाई बात हो रही है सेमी एरिड रीजन की, और यहाँ बोल रहा है कि हाई रेनफॉल, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हो गया, ये तो ऑप्शन बाहर होगा। एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या फिर एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? दो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एरिड और सेमी एरिड दोनों रीजन के अंदर देख लेते हैं। यानी कि आपका सॉइल सरफेस है, यहाँ पर रेनफॉल हुआ, तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल कम होगा तो इससे क्या होगा, जब ये रेनफॉल यहाँ पर सॉइल सरफेस पर आके पानी गिरेगा तो इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पर अपने सूर्य देवता बैठे हैं, वो क्या करेंगे, प्रखर अपनी किरणों का आगमन करवाएंगे धरती पर। तो सॉइल से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर सनलाइट आएगी, तो सनलाइट से क्या होगा, यहाँ पर यूवी रेज वगैरह आएंगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो सरफेस होगी वो गर्म होगी, यानी कि यहाँ पर हीटिंग होगी। हीटिंग होगी तो क्या होगा, ये गर्म होगा सरफेस गर्म होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे और एनवायरनमेंट में वेपर बन के निकल जाएंगे। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये देखते हैं। इससे क्या होगा, जो सॉइल के अंदर जो सोल्ट पार्टिकल जो बचे हुए थे, यानी कि सोल्ट के पार्टिकल्स दे सॉइल के अंदर, यानी कि ये जो पानी जब थोड़ा थोड़ा नीचे गया ही था तो सोल्ट्स के पार्टिकल इसके अंदर क्या हो गए, डिजोल्व हो गए। अब ये डिजोल्व हो गए, लेकिन सनलाइट की वजह से वापस इवेपोरेशन जब हो रहा है, यानी कि इतना रेनफॉल नहीं हो रहा है वहाँ पे कि लीचिंग हो सके, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है।
इवेपोरेशन होने से ये सोल्ट्स जो इनमें सोल्यूबल हुए थे, डिजोल्व हुए थे, वो सॉइल की सरफेस पर आ जाते हैं। सॉइल की सरफेस पर होने से क्या होता है, सॉइल की एल्कलिनिटी इंक्रीज होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट्स की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से। बेसिकली कार्बोनेट्स जो होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। विच सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के अंदर सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है या प्रैक्टिस कौन सी है। एक्सेसिव टिलेज कर दो, या फिर ऑर्गेनिक मैटर है जो उसको ऐड कर दो, केमिकल फर्टिलाइजेशन कर दो, या फिर डीप प्लॉइंग कर दो। कौन सा आंसर आपको लगता है कि इसमें सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका जो एक्सेसिव टिलेज। एक्सेसिव टिलेज से क्या होगा, सोइल स्ट्रक्चर ब्रेक होगी, एंड व्हेन सोइल स्ट्रक्चर विल ब्रेक तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो अच्छे से प्लांट एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाएगा। ये आपका है केमिकल फर्टिलाइजेशन कर दो। केमिकल फर्टिलाइजेशन मतलब न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करेगा लेकिन सोइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेगा। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में पूछा ही यह है कि सोइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करवाना है क्ले सॉइल के अंदर। तो केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट तो देगा सॉइल के अंदर, यानी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई तो होगी, लेकिन सॉइल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा इसका। डीप प्लोइंग से क्या होगा, ये भी सॉइल की स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, ये उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये और ये तो वैसे गलत हो गए। अब बचा क्या, ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करना। व्हेन वी विल ऐड द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल देन सॉइल स्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस porosity of the soil will be increase and nutrient holding capacity according to when porosity will be increased then nutrient holding capacity also increase and water holding capacity will be increase। so आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। अब है what is the primary reason for using soil conditioners like vermiculite and in agriculture। एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल के अंदर सॉइल कंडीशनर का यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्मिकुलेट इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। इनका प्राइमरी रीजन क्या है ये पूछा गया है। क्या ये इंक्रीज करेंगे सॉइल की सैलिनिटी को, या फिर इम्प्रूव करेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट के रिटेंशन को, या फिर रिड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को और प्रमोट करते हैं सॉइल के कॉम्पैक्शन को। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। सो हियर गिवन वर्मिकुलेट। वर्मिकुलेट क्या है, वर्मिकुलेट इज ए मिनरल विच हैव हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, जो कि सॉइल की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करता है, क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाती है। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए, पहला ऑप्शन था सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा, तो वर्मिकुलेट डज नॉट इंक्रीज द सॉइल सैलिनिटी, इट विल बी इनकरेक्ट। एंड थर्ड इज टू रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट अफेक्टेड बाय वर्मिकुलेट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर प्रमोट करता है सॉइल की कॉम्पैक्शन को, सॉइल का कॉम्पैक्शन है उसको रिड्यूस करता है ना कि इंक्रीज करता है। आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल प्रोसेस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फर ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉइल। सॉइल के अंदर सल्फर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर है या प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, फिक्सेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जब प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन के लिए होता है ना कि सल्फर के लिए, सल्फर के लिए नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह डीनाइट्रिफिकेशन भी नाइट्रोजन से एसोसिएट है, कल हमने इन दोनों टर्म्स को डिस्कशन किया था। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन मेजरली सल्फर के लिए इन यूज़ नहीं किया जाता है, सोइल साइंस ने आपने पढ़ा होगा, जनरली ये फॉस्फोरस आयरन ऐसे यूज़ किया जाता है। लेकिन सल्फर के लिए क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो सल्फर है, ऑर्गेनिक सल्फर को सल्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, यानी कि सल्फर को सल्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ये क्या होगा,
जो प्लांट हैं उनके लिए एक सूटेबल कंडीशन होती है अपटेक करने के लिए और न्यूट्रिशन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ लो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इन लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? हाई ऑर्गेनिक मैटर, या फिर एक्सेसिव लीचिंग होना, माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन, या फिर हाई फिक्सेशन बाय क्लेस? कौन सा आंसर इनमें से आपका सही होगा? तो इस कॉन्सेप्ट का समझते हैं। जो लेटराइट सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। यानी कि लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो क्ले के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से लीच आउट होके नीचे चले जाते हैं। और जब क्ले के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे ऊपर तो न्यूट्रिएंट्स जो आएंगे उनको होल्ड नहीं कर पाएगा कोई। जैसे मान लो आपने नाइट्रोजन अप्लाई किया, जैसे अमोनिकल फॉर्म में आपने अप्लाई किया, तो अगर यहाँ पर क्ले पार्टिकल होता तो क्ले पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको अपने साथ बाइंड कर लेता और इसको लीचिंग नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पर क्ले पार्टिकल है ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स को होल्डिंग करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स लीच आउट होके नीचे चले जाएगा। ये क्या हो गया, इसका बेसिकली ड्रॉबैक हो गया, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेटराइट सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इसी से कम होती है। जो ये प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, लेटराइजेशन। ये पूरा प्रोसेस आपने फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ा होगा। और लेटराइट सॉइल जो होती हैं वो जनरली कहाँ पाई जाएंगी, हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हाई रेनफॉल एरिया के अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी कम होती है, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होता है और लीचिंग ज़्यादा होता है। यहाँ पर लीचिंग ज़्यादा होता है, हमने देख ही लिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहला ऑप्शन था हाई ऑर्गेनिक मैटर। हाई ऑर्गेनिक मैटर का कोई मतलब नहीं था। माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन, बाकी के ऑप्शन क्या आपके गलत हैं। आज का सेशन इतना ही था। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए।